विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग के अनुसार जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, क्योंकि इस स्तर पर उसे यह समझ नहीं होती। सही और गलत के बारे में चिंतन नैतिक तर्कना कहलाती है। अवस्थाएं व चरण है, इसकी 3 अवस्थाएं है तथा प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण है। नंबर 1 है पूर्व रूढ़िगत पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष तक। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, इस अवस्था में बच्चा व्यवहार दंड से बचने के लिए या बड़ों की आज्ञा मानने के लिए करता है। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, इस अवस्था में बच्चों में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है। नंबर 2 है रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा अपने समाज तथा परिवार में प्रचलित नैतिक मानकों को स्वीकार कर उन्हीं का पालन करता है। उत्तम लड़का लड़की की उन्मुखता, अनुमोदन पाने या प्रशंसा, सामाजिक क्रम संपादित उन्मुखता, बच्चे यह समझते हैं कि समाज की उन्नति व शांति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक नियम मानना चाहिए। नंबर 3 है उत्तर रूढ़िगत उत्तर परंपरागत अवस्था 13 से वयस्क अवस्था तक। इस अवस्था में बच्चे समाज में प्रचलित नियमों से ऊपर उठकर सोचने लगता है। इस अनुबंधन को उन्मुखता, बच्चे उन नियमों और सिद्धांतों का सही मानते हैं जो संवैधानिक रूप से सही हो। नंबर 3 है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चे केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि सभी के हित का सोचने लगते हैं। समाज कल्याण की भावना उनमें उत्पन्न होने लगती है। अब वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बालक का कोई भी विकास समाज के बिना या समाज के बाहर नहीं हो सकता। वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उनमें विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर होता है, उसे केवल शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ति की इच्छा होती है। बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं तथा उनके सामाजिक का दायरा बढ़ जाता है। किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस अवस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। नंबर 6 है अब है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। इसमें है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। बालक का स्थान प्राथमिक तथा शिक्षक का स्थान गौण द्वितीय होता है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। इसके अनुसार शिक्षक को बालक को समझना अति आवश्यक है। अंत शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पद्धति में प्रत्येक बालक पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक बच्चे की रुचि, क्षमता, स्तर, सीखने का तरीका, व्यवहार, पृष्ठभूमि आदि का ध्यान शिक्षक को होना चाहिए। पिछड़े, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों व शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाती है। प्रगतिशील शिक्षा, इसके विकास में जॉन डीवी का विशेष योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए। प्रगतिशील शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, करके सीखना विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। अब है प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य। बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाएंगे। बच्चों को क्रियाकलाप करके सीखना की स्वतंत्रता देना, सामूहिक क्रियाकलाप में सक्रिय सहभागिता का निर्वाह करें, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाना, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था, शिक्षण पद्धतियां आदि में लचीलापन।
बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना, बालक की इच्छा एवं रुचि, मूल प्रवृत्तियां, प्रेरणा, संवेग, आर्थिक सामाजिक स्तर आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा विधि व अधिगम को व्यवहारिक बनाना। अब है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। अगला टॉपिक है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति की बुद्धि है। बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार एकक कारक बुद्धि है। इसका प्रतिपादन बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार पहला है नंबर 1 एकक कारक बुद्धि। इसका प्रतिपादन बीने ने किया और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों ने किया। इस मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। द्विकारक बुद्धि, द्विकारक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, बहुकारक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। उन्होंने कहा कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से होती है। बहुआयामी बुद्धि, इसके समर्थक केली एवं थर्स्टन है। केली के अनुसार बुद्धि का निर्माण गामक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, स्थानिक संबंध, रुचि, शारीरिक योग्यता आदि योग्यता से होता है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि का निर्माण तार्किक एवं वाचिक योग्यता, प्रात्यक्षिकरण से संवेदी योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति, आगमनात्मक, निगमनात्मक योग्यता से होता है। इस तरह हम बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, शिक्षा की अवधारणा, बाल केंद्रित शिक्षा, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत देख चुके हैं। अगला टॉपिक है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। अब है अगला टॉपिक समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। लैंगिक मुद्दे क्या है? लैंगिक मुद्दे क्या है? स्त्री पुरुष, लड़का व लड़की में भेदभाव करना, स्त्री व पुरुष को समान अवसर न मिलना, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार न देना, लड़कियों को शिक्षा के कम अवसर मिलना। उसका कारण है पूर्वग्रह एवं रूढ़िबद्धता, सामाजिक प्रथाएं, संस्कृति, विचारों की सीमितता। उसका उपाय है एक शिक्षक के रूप में आपके विचार क्या होना चाहिए? लड़के व लड़कियों को समानता की दृष्टि से देखना, लड़के व लड़कियों को समान अवसर देना, लड़के व लड़कियों को समान शिक्षा प्रदान करना, कक्षा में लड़के व लड़कियों को समान अधिकार व सम्मान देना चाहिए, लड़कियों का लड़कों की भांति खेलकूद में समान रूप से भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, शील, गुण, बुद्धि एवं अन्य व्यवहारों में जो अंतर होता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। इस प्रकार वैयक्तिक विभिन्नता शारीरिक एवं मानसिक गुणों में हो सकती है। परिभाषा जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत में जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र या प्रकार। शारीरिक लक्षण, प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक रूप से भिन्न होता है, जैसे कोई सांवला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई छोटा, किसी की आंखें बुरी तो किसी की नीली होती है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे में भी कुछ वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है। बुद्धि, कुछ व्यक्ति निम्न बुद्धि के, कुछ औसत तथा कुछ उच्च बुद्धि के होते हैं। रुचि, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्न भिन्न होती है, जैसे किसी बच्चे का गणित पसंद है तो किसी को इंग्लिश पसंद है। अगला है संवेग। संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में भी वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। कुछ लोगों में संवेगात्मक अभिव्यक्ति का कम होता है तथा कुछ में ज्यादा, जैसे गुस्सा, प्रेम आदि होते हैं। सामाजिक गुण, प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भाषा विकास में भिन्न
भाषा विकास में भी वैयक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है। सीखने का तरीका है, प्रत्येक बच्चे का सीखने का तरीका, लर्निंग स्टाइल भिन्न भिन्न होता है। जैसे कोई बच्चा सुनकर जल्दी सीखता है तो कोई करके सीखता है। यौन यौन सेक्स के कारण शारीरिक अंतर के अलावा भी लड़के व लड़कियों विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे लड़कियां परियों की कहानी तथा लड़के बहादुर की कहानी सुनना पसंद करते हैं। अगला है 9 व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व में भी वैयक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी तथा कुछ व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं। अन्य इनके अलावा मानसिक विकास, विद्यालय उपलब्धि, क्रियात्मक योग्यता, सृजनात्मकता, विशिष्ट योग्यताएं, अभिक्षमता आदि में भी वैयक्तिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। वैयक्तिक विभिन्नता के कारण आनुवंशिकता, वातावरण, प्रजाति एवं राष्ट्रीयता, आयु एवं बुद्धि, परिपक्वता, लिंग, आर्थिक सामाजिक स्थिति, शिक्षा, संस्कृति आदि। अधिगम का मूल्यांकन, अगला टॉपिक है अधिगम का मूल्यांकन। अब हम देखते हैं अधिगम का मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल रही है। अधिगम का मूल्यांकन, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, अर्थात जब शिक्षक बच्चों को सीखा देता है तब वह मूल्यांकन के द्वारा यह जांचता है कि शिक्षार्थियों ने कितना सीखा है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम सीखना के रूप में मूल्यांकन। अब अधिगम के लिए मूल्यांकन, इसमें शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों के उस टॉपिक अवधारणा के प्रति ज्ञान का मूल्यांकन करता है। जैसे शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाता है। अधिगम सीखना के रूप में मूल्यांकन, इसमें शिक्षक बच्चों से अधिगम के रूप में कोई क्रियाकलाप करवाएगा। यह क्रियाकलाप एक प्रकार से अधिगम है, परंतु शिक्षक उस क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन भी कर देता है। अधिगम सीखना के रूप में मूल्यांकन, अधिगम सीखने के रूप में मूल्यांकन। अगला है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, इसमें शिक्षक को विद्यालय के मापदंडों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना होता है। बच्चों के अंक निर्धारित करने होते हैं, औपचारिक पद्धतियां अपनानी होती है। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का अर्थ है निरंतर या लगातार, व्यापक का अर्थ है सर्वांगीण एवं विस्तृत, अर्थात बच्चों का निरंतर एवं सर्वांगीण विकास का अर्थात सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं, पाठ्यक्रम कुल अवधि, जैसे 1 वर्ष के बीच बीच में बच्चों का आकलन करना। यह अवधि 1 सप्ताह, 1 माह, 3 माह या 6 माह हो सकती है। अगला है सतत मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है ताकि बच्चा कितना सीख रहा है, उसकी त्रुटियां क्या है, शिक्षक की शिक्षण पद्धति कितना काम कर रही है आदि का पता लगाया जा सके तथा लोग उसमें सुधार किया जा सके। बच्चे का सर्वांगीण विकास अर्थात सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की बुद्धि, रुचि, शिक्षा का स्तर, सीखने का तरीका, कार्य करने की क्षमता, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, तार्किक क्षमता, आर्थिक सामाजिक स्तर, पृष्ठभूमि आदि सब कुछ सम्मिलित किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियां है। नंबर 1 निरीक्षण, 2 प्रश्नावली, 3 प्रश्नोत्तर, 4 साक्षात्कार, 5 जांच सूची, 6 विवरण, 7 रिकॉर्ड। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का रिकॉर्ड रखने का बेस्ट तरीका व साधन पोर्टफोलियो है। अगला है उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण।
उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। उपलब्धि का मूल्यांकन। उपलब्धि का मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन का ही एक रूप है। इसमें मूल्यांकन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चे के उपलब्धि स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। इसके निर्धारण में अंक, ग्रेड, फीडबैक आदि पद्धतियों का प्रयोग होता है। रचनात्मक मूल्यांकन है। अगला है रचनात्मक मूल्यांकन। ब्लैक और विलियम के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन प्राय इससे अधिक कुछ नहीं होता कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापन की तरह उसी समय किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना है। प्रक्रिया एक है। सबसे पहले शिक्षक एक क्षेत्र का निर्धारण करता है जो उसने पढ़ाया है। दूसरा, मूल्यांकन करता है, अंक या ग्रेड निर्धारित करता है। थर्ड, बच्चों के साथ फीडबैक देकर चर्चा करता है। नंबर 4 है त्रुटियों की जांच करता है और उन्हें पूरा करने की योग्यता बनाता है। नोट है रचनात्मक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन के बहुत समीप है। प्रश्नों का निर्माण। प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक के लिए एक परीक्षण है तथा उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक की एक कला है। अच्छे प्रश्न की विशेषताएं। प्रश्न किसी उद्देश्य पर आधारित होने चाहिए। प्रश्न में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता होनी चाहिए। प्रश्न विश्वसनीय होने चाहिए। प्रश्न की भाषा बच्चे के समझने योग्य होनी चाहिए। प्रश्न का कठिनाई स्तर बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न की प्रकृति लचीली होनी चाहिए। प्रश्न का रूप कक्षा स्तर के अनुरूप होना चाहिए। अगला है प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के निर्माण हो गया। अब प्रश्नों के प्रकार है निबंधात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्न मुख्य रूप से बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है। निबंधात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। सेकंड है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न कुछ हद तक प्राथमिक स्तर पर पूछे जा सकते हैं। इनमें वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। थर्ड है ऐसे प्रश्न वार्षिक परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चित्रात्मक प्रश्न ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। 5 रिक्त स्थान वाले प्रश्न। 6 मिलान करने वाले प्रश्न। 7 बहुविकल्पीय प्रश्न आदि। अगला टॉपिक है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। अगला पॉइंट है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान है उसमें निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। इस श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जो बहुत गरीब से होते हैं। उनके लिए अपनी आजीविका चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। इन स्थितियों को देखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। मध्याह्न भोजन स्कीम भी इन्हीं आवश्यकता को देखते हुए लागू की थी। अगला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चे ये दोनों ऐसे समुदाय है जिन्हें पूर्व से ही समाज से अलग रखा गया तथा उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया गया। इस वर्ग के बच्चों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखा जाता था। अगला है विशेष बच्चे। वे बच्चे हैं जो सामान्य बच्चों से किन्हीं कारणों की वजह से दिखने व योग्यताओं में भिन्न होते हैं। इन्हें दिव्यांगता की श्रेणी में रखकर अलग कर दिया गया है, उसे हम विशेष बच्चे कहते हैं। अगला है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली को कहते हैं जहां दिव्यांगता वाले तथा बिना दिव्यांगता वाले तथा सभी वर्गों के बच्चे एक ही कक्षा में एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी को समान अधिकार दिया जाता है, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का हो। समावेशी शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होता। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य ऐसे हैं सभी जाति, वर्ग, श्रेणी के बच्चों का समावेशन करना, सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, निम्न स्तर के बच्चों के स्तर में सुधार लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। इस तरफ समावेशी शिक्षा के क्या है उद्देश्य है। अगला टॉपिक है दिव्यांगता तथा अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की पहचान।
दिव्यांगता तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। दिव्यांगता तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान में दिव्यांग बालक है क्रो एंड क्रो के अनुसार ऐसे बालक जिनमें से ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम दिव्यांग बालक कह सकते हैं। अब दिव्यांगता के प्रकार हम देखे हैं, बाद में उसमें ब्लाइंडनेस है, सेरेब्रल प्लाजी है, लेप्रोसिक्यूड पर्सन है, डीफ है, लो वर्जन है, मल्टीपल मेंटल इलनेस है, एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबल। अधिगम अशक्तता, दिव्यांगता के प्रकार देख चुके हैं, अब हम अधिगम अशक्तता के प्रकार है। अधिगम अशक्तता यह एक प्रकार का अधिगम संबंधी दोष होता है जिसमें बच्चों को पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों का शुद्ध उच्चार, गणित को समझने, तार्किक चिंतन करने में आदि में कठिनाई होती है। अधिगम अशक्तता के प्रकार, कुछ मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। पहला है अफेज्या। भाषा या संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेज्या कहा जाता है। इस स्थिति में बच्चों भाषाओं को समझने तथा अपने विचारों की अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अशक्तता को कहा जाता है। थर्ड है डिसलेक्सिया, यह पढ़ने से संबंधित दोष है। इसमें बच्चा बी तथा डी, वास तथा साव आदि अक्षरों में अंतर नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त भी कई पठन दोष होते हैं। फोर है डिसकैल्कुलिया। इस दोष से पीड़ित बच्चों को गणित को समझने में, गणना करने में, सिद्धांतों को याद रखने में कठिनाई होती है। फाइव है अलेक्सिया। यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति होने पर शब्दों को देखने पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे अलेक्सिया कहते हैं। अगला है अफ्रेक्सिया। यह मांसपेशी संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति को लिखने, चलने, टहलने, बोलने आदि में कठिनाई हो सकती है। यह भी मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। अगला है डिस्थीमिया। 7 है डिस्थीमिया। यह एक प्रकार की गंभीर तनाव की स्थिति होती है। इसमें सदैव व्यक्ति का मन उदास रहता है। अगला है डिस्मोर्फिया। यह भी एक प्रकार का मनोविकार है। इसमें व्यक्ति को यह भ्रम रहता है कि उसके शरीर के कुछ अंग छोटे या अपूर्ण है, वह अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करने लगता है। इस तरह डिस्मोर्फिया क्या है? यह भी एक प्रकार है, मनोविकार है। इसमें व्यक्ति को यह भ्रम रहता है कि उसके शरीर में कुछ अंग छोटे या अपूर्ण है, वह अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करने लगता है। इस तरह अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। विशिष्ट बालक है। विशिष्ट बालकों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। उच्च बुद्धि लब्धि वाले विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक। निम्न बुद्धि लब्धि वाले विशिष्ट बालक, मंद बुद्धि बालक, पिछड़े बालक। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान है, इनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता है, मौलिक चिंतन की क्षमता है, उच्च उपलब्धियां है, विशाल शब्दकोश है, बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान अधिक होना है, अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति है, सामान्य अध्ययन में रुचि है। अब उच्च स्तर का संज्ञानात्मक एवं व मानसिक विकास, अपने साथियों की तुलना में अधिक ज्ञान, प्रश्नों का उत्तर तुरंत देना। इस तरह सृजनात्मक बालकों की पहचान में नंबर 1 है बुद्धि लब्धि 120 से 140 तक, सृजनात्मक चिंतन है, अधिक क्रियाशील रहना है। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होता है। सृजनशीलता अधिक होना, स्वायत्तता का भाव होना, किसी भी समस्या का समाधान तुरंत ढूंढना, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना, नवीनतम विचार, नए कार्यों में रुचि लेना। अगला पॉइंट है पिछड़े बालक।
वे छात्र जो अपने आयु वर्ग के बच्चों की अपेक्षा शैक्षिक उपलब्धि में पीछे रह जाते हैं पिछड़े बालक कहलाते हैं। इसके कारण मानसिक, शारीरिक या सामाजिक हो सकते हैं। मंदबुद्धि बालक, वे बालक जिनकी आईक्यू बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। इनका शैक्षणिक, सामाजिक, भाषागत विकास निम्न रहता है। समस्यात्मक बालक, वे बालक जिनका व्यवहार असामान्य होता है तथा समाज द्वारा अस्वीकृत होता है, जैसी चोरी करना, झूठ बोलना, विद्यालय से भाग जाना, डरा हुआ रहना, अकेले रहना, मित्र न बनाना आदि। बाल अपराध, इनके अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो कानूनी तौर पर गलत होते हैं, जैसे धूम्रपान करना, चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को सताना, यौन संबंधी को लेकर आक्रामक होना आदि। इस तरह हम प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशिष्ट बालकों की पहचान पॉइंट के बारे में देख चुके हैं। अगला पॉइंट है बच्चों में सोचना एवं सीखना। अगला पॉइंट है बच्चों में सोचना एवं सीखना। बच्चों में सोचना एवं सीखना चिंतन है। थिंकिंग, उसे क्या कहते हैं? थिंकिंग। कागन तथा हैमन के अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़तोड़ को चिंतन कहा जाते हैं। चिंतन सोचने का प्रकार, इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है अभिसारी चिंतन। चिंतन के प्रकार है, उसमें पहला है अभिसारी चिंतन। इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई सही निष्कर्ष निकालता है, जैसे 5 और 2 की गुणा करने पर क्या आएगा, यह सोचना अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। सेकंड है अपसारी सृजनात्मक चिंतन। अपसारी सृजनात्मक चिंतन, इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार का चिंतन सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है। नंबर 3 है आलोचनात्मक चिंतन। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। चिंतन के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चों के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें, बच्चों से गहन सोच वाले प्रश्नोत्तर करें, कक्षा में किसी एक विषय चर्चा करें, यदि ऐसा हो तो डैश डैश वाले प्रश्नों की बाहुल्यता। सीखना, अगला है सीखना, उसे लर्निंग कहते हैं। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कह सकते। जैसे भूख, दवा, थकान आदि से हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहते। मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं स्थायी परिवर्तनों से है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप हो। अब हम गेगनी के अनुसार सीखने का प्रकार देखते हैं। इसमें ट्रायंगल में दिए हैं। पहला है सांकेतिक सीखना, सेकंड है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, थर्ड है सरल श्रृंखला का सीखना, फोर्थ है शाब्दिक सहचार्य सीखना, 5 है विभेदीकरण सीखना, 6 है संप्रत्यय सीखना, 7 है नियम सीखना, 8 है समस्या समाधान सीखना। इस तरफ हम गेगनी के अनुसार सीखने का प्रकार देख चुके हैं। सो विद्यार्थियों, यहाँ हमारा क्लास खत्म होता है। अगला टॉपिक कल के पार्ट में लेंगे। धन्यवाद। इसी तरह वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता जाता है। धन्यवाद।